नाजरीन आदाब, शाम के खबरनामे के साथ मैं हूं मालिक अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मरकज की मोदी हुकूमत का अपने मुलाजिमीन को बड़ा तोहफा, 8वें तनख्वाह कमीशन की तश्कील को दी मंजूरी। 2026 से नाफिज होंगी कमीशन की सिफारिशात। श्रीहरिकोटा में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से एक और लॉन्च पैड की तामीर को भी मिली मंजूरी। गुजरात के वडनगर को तरक्याती मंसूबों की सौगात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 300 करोड़ के मंसूबों का किया आगाज। आसार कदीमा के म्यूजियम, प्रेरणा स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दिया तोहफा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल तेज। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। इंतखाबी तशहीर में लगी हैं तमाम जमातें। खला में डॉकिंग का कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बना भारत। इसरो के स्पेसएक्स मिशन को मिली तारीख साज कामयाबी। मुल्क भर में खलाई साइंस की इस वसूलियाबी पर जश्न। वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। और सिंगापुर के सदर का भारत दौरा। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया गर्मजोशी से खैर मकदम। राजघाट जाकर बापू को पेश किया खिराज अकीदत। और अब नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना की मीटिंग में 8वें तनख्वाह कमीशन की तश्कील समेत कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज में तीसरे लॉन्च पैड की तामीर पर भी मंजूरी की मुहर लगा दी। इस लॉन्च पैड को बनाने पर तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए सर्फ होंगे। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, दो रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट जहां चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिजाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने 8वें तनख्वाह कमीशन की तश्कील के फैसले को तारीख साज करार दिया। उन्होंने कहा कि कमीशन को वजीर आजम ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा, so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के वडनगर में तकरीबन 300 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला ने वडनगर की कदीम सकाफत का जिक्र किया। वडनगर में आसार कदीमा के म्यूजियम, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर को अहम माना जा रहा है। इससे मकामी लोगों को बहुत फायदा होगा। हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक शहर, जिसने अपनी अक्षुण्णता और जीवंतता के कारण देश के हर काल की संस्कृति की और संस्कार को प्रभावित करने का काम किया।
हजारों साल से अनथक रूप से ये वडनगर की यात्रा चलती गई और 2500 साल से पुराने तो हमारे पास इसका प्रमाण भी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वडनगर की तारीख से रूशनास कराने के सिलसिले में म्यूजियम के क़याम को अहम बताया। दुनिया भर में ऐसा म्यूजियम उपस्थित नहीं है जहां इतिहास और उत्खनन दोनों मौजूद है। आज यहां पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने प्रेरणा संकुल कैंपस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आने वाली नस्ल इस स्कूल में अपना मुस्तकबिल संवारेगी। मैंने प्रेरणा संकुल परिसर का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने बवाना असेंबली हलके से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी और ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की। फहरिस्त में मजीद 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने बवाना रिजर्व असेंबली हलके से सुरेंद्र कुमार, रोहिणी सीट से सोमेश गुप्ता, करोलबाग रिजर्व सीट से राहुल धनक, तुगलकाबाद सीट से वीरेंद्र विधूड़ी और बदरपुर से अर्जुन भड़ाना को उम्मीदवार नामजद किया है। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सिसोदिया ने हर मौके पर इस हलके के लोगों के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया है और इस विश्वास पर दाखिल किया है कि जंगपुरा के लोग, जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के कन्वीनर गोपाल रॉय ने बाबरपुर हलके से कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने एहतिमाद जाहिर किया कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को फिर खिदमत का मौका देंगे। बाबरपुर विधानसभा के लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार मुझे चुनाव जिता करके प्रतिनिधि बनाया। इस बार फिर हमने आज नामांकन किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मुझे भरोसा है बाबरपुर विधानसभा में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, काम के लिए लोग दोबारा हमसे फिर से मौका देंगे। दिल्ली के मोतीनगर असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार हरीश खुराना ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोतीनगर विधानसभा में हम करते हुए विधानसभा के अंदर जाएं और दिल्ली के अंदर हम जो पिछले कई सालों से सरकार में नहीं हैं, वो वापस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता वापस मिले और दिल्ली की हम सेवा का जो हमने ध्येय उठाया है उसको हम करें। इसी ध्येय के साथ आज हमने पूजा करते हुए आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मोतीनगर के अपार
जो मेरे परिवार के लोग हैं मेरे साथ आज जाएंगे। मोतीनगर तो मेरा परिवार है, विधानसभा मेरा परिवार है। आज हम जाएंगे और जिस प्रकार से लोगों का जो जोश है वो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है, मोतीनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। नई दिल्ली असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। यह दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कल दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने भी इस सीट से अपने अपने पर्चे दाखिल किए थे। दिल्ली के पटपड़गंज असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चौधरी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत में वजीर सौरभ भारद्वाज ने भी आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने ग्रेटर कैलाश असेंबली हलके से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरा। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित की तरफ से दायर हतक-ए-इज्जत की अर्जी पर दिल्ली की वजीर आला आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को नोटिस जारी किया गया है। संदीप दीक्षित ने दोनों लीडरों के खिलाफ मुजरिमाना हतक-ए-इज्जत की शिकायत दर्ज कराई है। संदीप दीक्षित ने इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी के लीडरों ने उन पर बीजेपी से रिश्वत लेने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया, जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा। अदालत 27 जनवरी को इस मामले की आगे की समाअत करेगी। अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट शाया करके तनाजे में रही अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। कंपनी के बानी नेथन एंडरसन ने बुध की रात देर गए इस बात का ऐलान किया। एंडरसन ने कंपनी को बंद करने की कोई खास वजह नहीं बताई। एंडरसन ने कहा कि यह काफ़ी सोच समझ कर लिया गया फैसला है। उनका मजीद कहना था कि मंसूबा यह था कि हम जिन आइडियाज़ पर काम कर रहे थे वो मुकम्मल होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का आगाज़ 2017 में हुआ था। इसके बाद कंपनी ने अमेरिका और कनाडा की तकरीबन 10 बड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़े इंकशाफात किए। हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप के बारे में सरगर्मी से रिपोर्टें शाया करता रहा है और उसे भारत में शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने पर कांग्रेस और उसके लीडर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि हिंडनबर्ग ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए, आप अपना प्रोपेगेंडा कब बंद करेंगे। बीजेपी तर्जुमान ने कांग्रेस पर हिंडनबर्ग रिसर्च की झूठी रिपोर्ट की बुनियाद पर भारतीय अवाम को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। राहुल गांधी जी, आज सवाल आपसे है कि हिंडनबर्ग ने तो मतलब आपके विदेशी अलायंस पार्टनर ने तो ताला बंद कर दिया, आप अपना प्रोपेगेंडा कब बंद करेंगे भारत के खिलाफ? या ये सोचा समझा प्रयोग है या उससे भी बढ़कर ये सोरोस के द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग है? सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगरत्नम और उनकी अहलिया ने राष्ट्रपति भवन के सहन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिंगापुर के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हैं। इसके साथ ही सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगरत्नम और उनकी अहलिया ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को ख़िराज अक़ीदत भी पेश किया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत खला में कामयाबी से डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। ये कारनामा इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने अंजाम दिया। ये सलाहियत रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही थे।
इस कामयाबी की तफसीलात बताते हुए इसरो ने जानकारी दी कि दोनों सैटेलाइट्स के दरमियान फासले को 15 मीटर से कम करके 3 मीटर करने की कोशिश कामयाब रही। डॉकिंग को दुरुस्तगी के साथ शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में खलाई जहाज को कामयाबी से पकड़ लिया गया। इतना ही नहीं, वापसी का अमल भी खुशउस्लूबी से अंजाम पाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पेसएक्स डॉकिंग के अमल की कामयाबी पर इसरो को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसरो में हमारे साइंसदानों और पूरी खलाई बरादरी को सैटेलाइट्स की खलाई डॉकिंग में कामयाबी के लिए मुबारकबाद। आने वाले बरसों में भारत के बड़े खलाई मिशनों के लिए ये एक अहम कदम है। इसरो के साबिक साइंसदान और पद्म भूषण एजाज से नवाजे जा चुके नंबी नारायणन ने इस कामयाबी को गैर मामूली बताया है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक इसरो के मुस्तकबिल के मिशनों और गगनयान मिशन में मददगार साबित होगी। It's come out well. I don't have the details, but I understand that it is docked successfully, which means after docking they will be passing the electrical power from the chaser to the target and vice versa. Now these are two satellites. Now these two satellites can be clubbed together right now, and they can be separated. So they can work as two satellites or they can work as a single satellite. But for Chandrayaan 4, yes, that is planned next year. But then Gaganyaan is planned for 2028. In both the missions, it will be helpful because without docking, you can't survive. You can't really work on outer space missions. फिल्म अदाकार सैफ अली खान हमले के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। सैफ को नामालूम शख्स के हमले के बाद देर रात जख्मी हालत में अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक हमलावर ने चाकू से कई वार किए, जिनसे उन्हें रीढ़ की हड्डी समेत कई जगह जख्म आए हैं। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान पर हमले के बारे में मुंबई पुलिस का कहना है कि ये डकैती की कोशिश का मामला मालूम होता है। पुलिस ने हमलावर की गिरफ्तारी के लिए मुहिम छेड़ दी है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने अदाकार सैफ अली खान पर हमले की मजम्मत की है। तंजीम ने इस मामले की तेजी से जांच की उम्मीद जाहिर की। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। भारत में डिजिटल इनकलाब के साथ शुरू होने वाली यूपीआई अदायगी आज मुल्क के हर तबके तक पहुंच चुकी है। इसका मुस्बत नतीजा ये है कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ में सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदार भी यूपीआई पेमेंट कबूल कर रहे हैं। महाकुंभ में लगे सभी ठेलों पर यूपीआई स्कैनर्स लगे हैं। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई की अदायगी ने कारोबार को बहुत आसान बना दिया है। सारिफीन का यह भी कहना है कि यूपीआई की वजह से अब उन्हें अपनी जेब में पैसा लेकर नहीं फिरना पड़ता। कि जब से बनवाए जब से ऑनलाइन बहुत जल्दी पैसा आ जाता है और बढ़िया है। वैसे नहीं, हम अपना भी बनवाए थे, फिर एक जन आया
तब बनवा लो, बहुत बढ़िया मेला ठेला में जो है ऑनलाइन जो आदमी करेगा नेटवर्क नहीं आएगा, ये मगर इसको बनवा लो तुरंत उसमें पैसा आ जाएगा। पेमेंट तो सही आ रहा है, तुरंत ताबड़तोड़ बता भी देता है, जैसे डालते हैं तो तुरंत मालूम पड़ जाता है। ये चेंज देना पड़ता है, टाइम भी लगता था हाथ से, वो सब तो खत्म हो गया, तुरंत पैसा आ रहा है। फायदा है इसमें, इससे आराम भी है, इससे हमको भीड़ लगी होती है, इसमें सब करे होते पैसा, इससे टूटते भी नहीं होते, तो इस पे ही कर देते हैं पैसा। बहुत फायदा है इसमें डायरेक्ट पैसा खाते में चला जाता है। ग्राहक को एक तो जो अपन पैसा खींचे में रखना नहीं, मोबाइल है पैसा है, कर दिया ऑनलाइन हो गया, नहीं तो पैसा संभालना पड़ता है। अपन यात्रा में आया, किधर तो भी बैग में गया है तो अपन क्या करेंगे, उससे तो चोरी नहीं हुए, ये मोबाइल से अपना पैसा अपने पास ही देवे, चोरी हुए तो दूसरे पास चला जावे ना। जेब में पैसा रहेगा, चोरी होने का भय रहता है, और किधर घूमने को भी भय रहता है, लुटाने को भय रहता है। ऐसा है, मोबाइल से जो पेमेंट हो गया बहुत अच्छा हो गया है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 7 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नक्सलियों को चिंतागुफा थाना इलाके में एक पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। तमाम गिरफ्तार नक्सली पिछले साल एक गाड़ी से सामान लूटने और उसे आग लगाने के वाक़े में मुलविस थे। पुलिस ने बताया कि चिंतागुफा पुलिस स्टेशन और 203 कोबरा बटालियन ने नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका ऑपरेशन किया था। तमाम गिरफ्तार नक्सलियों की उम्रें 20 से 55 साल के दरमियान हैं। इन दिनों मुल्क व बैरून मुल्क में हजरत अली के जश्न विलादत की मुनासिबत से तकरीबात जारी हैं। 13 रजब की निस्बत से जगह जगह महफिल मकासिदा और दीगर तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं, जिनमें हजरत अली के यौम विलादत पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। लोगों ने इंसानियत के नाम हजरत अली के पैगाम को याद किया और उस पर अमल करने के अज़्म का इयादा किया। हजरत अली की तालीमात और इरशादात को इल्म व हिकमत का ख़जाना माना जाता है। उनकी ज़िंदगी इंसान दोस्ती और कायनात के असरार व रमूज़ पर गौर व फिक्र की दावत से इबारत है। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। भारत आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर उभरा है और उसने खुद को तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप मरकज़ के तौर पर कायम किया है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने हिंदुस्तान में कारोबारी जज्बे में बड़ी तब्दीली लाई है। नौजवान और मुतहरिक अफरादी क़ुव्वत के साथ सस्ती इंटरनेट सहूलियात ने फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और ई कॉमर्स जैसे शोबों में स्टार्टअप को फरोग दिया है। For the economy, if you say, the startups are the game changers. They have created millions of jobs, attracted significant foreign investment, boosted health sectors, fintech, edtech, agritech. They have fostered the financial inclusion and digital adoption, empowering most and the remotest corners of the country. The startups have done a fantastic job, and India being one of the hubs which are looking into this kind of startups, the government has given us a lot of initiatives to bring the startups to that level. भारत ने कई हुसूलियाबियां हासिल की हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 9 साल मुकम्मल हुए। स्टार्टअप्स की तादाद 2016 में 400 स्टार्टअप्स से बढ़कर 2024 में 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। 48% स्टार्टअप में कम से कम एक औरत होती है। 62 रेगुलेटरी इस्लाहात। आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। Ecosystem has been growing exponentially over the last decade. Even in the frontier technology space, like space tech, our startups have been pushing boundaries and creating new benchmarks. Thanks to the space reforms that have been introduced over the last 5 years, our Indian startup ecosystem has been able to explore new means to access space and get utility out of space. अटल इनोवेशन मिशन जैसे इक़दामात से न सिर्फ मौकामी मसाइल हल हो रहे हैं, बल्कि वो आलमी सतह पर भी अपनी शिनाख्त बना रहे हैं। भारत का उद्यमशील परिदृश्य तेज गति से बदल रहा है। देश
स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में कामयाब रहा है इन कुछ सालों में। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो नाजरीन, शाम के खबरनामे में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय